जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी का ये दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट में हमने आपको बता दिया था पहले क्लास में रस के बारे में, जिसमें हमने रस के बारे में पूरी तरह से आपको बताया। उम्मीद है वो क्लास अच्छी भी आई लगी होगी आपको। दोस्तों, उसी तरह से इस क्लास को हम लोग बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और जितने भी एग्जाम में जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया और लेखपाल इत्यादि जितने भी स्टेट के एग्जाम हैं, उनमें से जो हिंदी पूछी जाएगी साथियों एसएससी को लेकर के हो, तो उन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है। तो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे साथियों और बढ़ेंगे हम लोग अपनी क्लास की ओर, देखेंगे उन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को। ठीक है, तो दोस्त इस टॉपिक में हम बात करेंगे। आज है टॉपिक आज का वर्णमाला। वर्णमाला से दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो जरूर आपको यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है इस टॉपिक से। तो ये हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं साथी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि वर्णमाला में किस तरह से प्रश्न बनते हैं और उन सभी तथ्यों की चर्चा करते हुए चलते हैं हम लोग। आइएगा, देखें साथियों की यहाँ पर सबसे पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। और ये जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया और यूपीएसआई हो गया, ठीक है ना, इसके लिए हो गए। और जैसे आपका लेखपाल हो गया, लेखपाल के लिए, और एसएससी में भी जैसे एसएससी जीडी वगैरह। तो इस तरह के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका सिलेबस यही रहता है। ठीक है, इसमें ये पूरा आपका सिलेबस दिया गया साथियों, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये तथ्यों को पहले खंड का भी आपको व्याकरण, जिसमें वर्णमाला जो पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय और वर्तनी, इनसे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका शब्द वाक्यों में रस, छंद, अलंकार, वाक्य, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, लिंग वचन, काल और कारक, तत्सम, तद्भव। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट की बात है। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा का विकास और प्रसिद्ध रचनाएं, लेखक और उनके पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार और हिंदी में कौन कौन से पुरस्कार सम्मान दिए जाते हैं, उन सभी तथ्यों की बात करेंगे। तो तीन पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। अब हम लोग उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे किसकी। सबसे पहला पार्ट होगा वर्णमाला। ठीक है, चलिए बात करते हैं जरा। तो साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करते जाएंगे अपने दोस्तों के साथ और देखेंगे इस क्लास को क्या है। अध्याय पार्ट 1, पहला प्रकार और पहला टॉपिक है जिसका नाम है क्या, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं साथी। वर्णमाला की परिभाषा देखा जाए तो किसको वर्णमाला हम लोग कहते हैं, तो बोलेंगे वर्णमाला साथी वो होती है जिसमें वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहता है। वर्ण तो सभी हैं, जितने भी हैं आप लोग देख ही पाएंगे, लेकिन उनका व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला कहलाता है। हैफाजाट कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन उनका व्यवस्थित रूप ही क्या है, वर्णमाला है साथी। ठीक है, अक्षर व वर्ण में अंतर क्या होता है साथी। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है, देखिए जो अक्षर होते हैं ना, वे ध्वनि मुख से निकालकर आकाश में व्यक्त हो जाते हैं। जो भी आप बोलते हैं वो अक्षरों में होता है, लेकिन वर्ण, वर्ण को बोलने के लिए देखिए वर्ण मुख से निकली ध्वनि लिखित रूप से वर्ण कहलाती है। हम जो भी बोलते हैं ना, वह लिखित रूप में अगर उसको लिख दें तो वही वर्ण कहलाता है। ठीक है साथी, वर्ण कहलाता है। और इसमें पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई दोस्त क्या है, लिखित इकाई दोस्त वर्ण है। लेकिन जब मौखिक बोला जाए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई दोस्त क्या है, बोलेंगे ध्वनि। लिखित इकाई बोलेंगे तो वर्ण, और जबकि मौखिक बोला जाए तो ध्वनि। ये उम्मीद है साथियों समझ में आ रहा होगा। इससे प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है वन लाइनर में। ठीक है, पूछेगा बताइए वर्णों की कुल संख्या कितनी है साथी, तो बता देंगे वर्णों की संख्या दोस्त 52 है। कितनी है, 52, 52। यहां पर पूछता है कि 52 है। ठीक है, और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन कितने हैं दोस्त, बोलेंगे व्यंजनों की संख्या दोस्त, यहां पर व्यंजनों की संख्या क्या है, व्यंजनों की संख्या दोस्त 33 व्यंजन है। ठीक है, अयोगवाह कितने हैं, बोलेंगे अयोगवाह की संख्या दोस्त 2 है। उच्च संयुक्त व्यंजन कितने हैं, बोलेंगे 4। और उच्छिप्त व्यंजन कौन है, 2। इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे। ठीक है,
अब साथी इन्हीं में से आप परेशान मत होइएगा, मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं, अभी आगे की स्लाइड में आपको मिलने वाला है वो सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब उन्हीं तथ्यों को हमने यहां पर दर्शाया हुआ है। ठीक है, कि बताइए स्वर की संख्या कितनी है दोस्त, तो बोलेंगे स्वर, ये क्या है साथी, स्वर। स्वर कितने हैं, बोलेंगे 11। कितने हैं दोस्त, 11 स्वर हैं। आ मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो आ ई उ ऊ री सी वाला होता है, ए ऐ ओ और औ। ठीक है, इस तरह से इनके स्वर की संख्या दोस्त कितनी हो गई, बोलेंगे 11 स्वर है। ठीक है, और ये जो व्यंजन है साथी, व्यंजन 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 की संख्या कितनी है दोस्त, बताया कि 33 व्यंजन है। 33 ये आप लोग देख पा रहे होंगे, का खा गा घांगा ये सब लेकर के। ठीक है, यहां तक सा और हा तक। ठीक है, ये व्यंजन की संख्या। और ये दोस्त क्या है, इनको क्या बोलते हैं, बोलते हैं इनको अयोगवाह, अयोगवाह बोला जाता है। और अयोगवाह की संख्या कितनी है दोस्त, 2 अंक और आ। ये क्या है, ये जो छात्र ज्ञा और स्रा है, इनको साथी बोलते हैं संयुक्त, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्त, संयुक्त व्यंजन की संख्या यहाँ पर 4 है। अयोगवाह की संख्या दोस्त कितनी है, 2 है। व्यंजन की संख्या दोस्त कितनी है, 33 है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें दोस्त बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन। साथ ही इन्हें द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है, क्योंकि इनमें द्विगुण होते हैं, द्विगुण व्यंजन। और इन्हें ताड़न जात व्यंजन भी बोला जाता है, ताड़न जात व्यंजन भी बोला जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे साथ ही। इस तरह से टर्मिनोलॉजी पूछ लिया जाता है तो आप लोग बता पाइएगा। ठीक है, इस तरह से मिलाकर के, सबों को मिलाकर के संख्या कितनी होती है वर्णमाला में, वर्णों की कुल संख्या दोस्त 52 होती है। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ये क्या बोलता है, इसमें सन 1985 में देवनागरी लिपि और इनकी जो वर्तनी है हिंदी है का मानकीकरण जारी किया गया। दोस्तों किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि आवश्यक होती है। लिपि का मतलब होता है लिखावट, उसको किस तरह से लिख करके मानक रूप, एक स्टैंडर्ड रूप दिया जाता है। साथ ही उम्मीद है कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको याद रहेगा। स्वर कितने हैं, 11। व्यंजन कितने हैं, 33। अयोगवाह कितने हैं, 2। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। बोलेंगे द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, उन्हें नाम दिया जाता है, कितनी संख्या है, 2। इन मिलाकर के सभी को कितनी संख्या हो जाती है दोस्त, 52। मित्रों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखेंगे जरा जा करके। अब यहाँ पर क्या है साथी, कि अंतरराष्ट्रीय अंक कभी कभी पूछ लिया जाता है, कि मतलब कि जो सभी लोग प्रयोग करते हैं इंटरनेशनल नंबर है, तो उनकी संख्या 1 to 10 मतलब ये संख्या रहती है। ठीक है साथी, मैंने आपको जानकारी के लिए ये चीज रखा हुआ है। ठीक है, और देवनागरी अंक इन्हें कहा जाए कि देवनागरी अंक और अंतरराष्ट्रीय संख्याओं में क्या अंतर है। तो आप दोस्त इस प्रकार से जो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे देवनागरी अंक है और वो इंटरनेशनल नंबर है। ठीक है, लिपि दोस्त क्या होती है, किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है साथी, वो कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्त, पूछ लिया जाता है, देवनागरी है। और स्वर, अब हम लोग किसकी बात करेंगे साथी, स्वर की बात करेंगे। तो स्वर की परिभाषा क्या होती है साथी, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर होते हैं। स्वरों को किसी की जरूरत नहीं होती है, किसी के साथ की जरूरत नहीं होती है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। स्वर स्वतंत्र है, उनको किसी भी वह स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। तो स्वरों के को बिना रुकावट के आप बिना झिझक के बोल सकते हैं। ठीक है, उनको किसी की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर आस आ ई ई उ ऊ, मतलब ये वाले, ये जो स्वर 11 है ना, इनको किसी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और व्यंजन परिभाषा की बात करें, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात इनको बिना स्वरों के नहीं बोला जा सकता। जो व्यंजन होते हैं साथी, इनको बिना स्वर के आप उच्चारित नहीं कर सकते, इनको नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन कहा जा सकता साथी। ठीक है, और अर्थात स्वरों की सहायता से ही उच्चारण इनका होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे का है, तो का मतलब ये आधा रहता है, ये प्रकृति रूप से ऐसे ही इसको मिला हुआ है। बिना इसके स्वर जो अगर आ नहीं आएगा तभी जाकर के मिलेगा दोस्त, पूरा पूरा का तभी बन पाएगा, तभी हम इसको का बोल सकते हैं। अर्थात इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें आ छिपा हुआ है, मतलब आप देख नहीं पा रहे होंगे इसमें। अगर इसको स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा तो यह स्वतंत्र रूप इसका है ही नहीं। स्वतंत्र रूप से लिख देंगे लेकिन इसको बोल नहीं पाएंगे, ये बात बिना इसके, बिना किसके, बिना आ जोड़े हुए नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए इस तरह से लिखे जाते हैं साथ ही, यही सभी में अप्लाई होता है।
बिना व्यंजन स्वर के बोले नहीं जा सकते हैं। तो स्वरों की व्यंजनों को सहयोग मिलना ही चाहिए, आवश्यकता होती है। अगर स्वर व्यंजन में नहीं मिलेगा तो उसको उच्चारण नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर साथी आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिलता है क्या, स्वरों का वर्गीकरण। साथी स्वरों का वर्गीकरण हमने किया क्या, किस तरह से, तो स्वर कितने कितने हैं इनको वर्गीकृत किया जाएगा। तो स्वरों की संख्या साथी आपने देखा है कि यहाँ पर कितनी है साथी, 11 स्वर हैं, 11 स्वर मिलेंगे। लेकिन साथी यहाँ पर और भी हम लोग देखते हुए चलते हैं कि स्वर को मात्रा के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया। साथी यहाँ पर स्वरों की मात्राएं दी गई हैं कि मात्रा के आधार पर दिया जाए तो स्वर ह्रस्व का मतलब एक जिसमें मात्रा होगी, एक मात्रा, ठीक होगी। लघु, ह्रस्व, लघु स्वर, फिर एक मात्रिक, इनको हम क्या बोला जाता है, इन्हें लघु स्वर भी क्या होती है। इनमें सभी में मात्राएं दोस्त क्या होती है, एक ही होती है, मतलब ह्रस्व छोटी, और लघु या एक मात्रिक जिनमें एक मात्रा होगी इनको लघु कहा जाएगा। जिन्हें ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब भी छोटा होता है, लघु होता है, ठीक है। तो स्वर संख्या साथी कितनी होती है, बोलेंगे इन स्वरों की संख्या साथी कितनी होती है, बोलेंगे 4 होती है। ह्रस्व जो स्वर होते हैं, जो लघु स्वर होते हैं, जिन्हें एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, ऐसे स्वरों की संख्या साथी कितनी होती है, 4 होती है। जो आप लोग देख पा रहे होंगे 4 स्वर, आ, ई, उ और री, इनकी संख्या साथी क्या होती है, 4 होती है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ह्रस्व, लघु या एक मात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में कम समय साथी लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको लोग। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, उन्हें एकमात्रिक स्वर, उन्हें लघु स्वर के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो संख्या है दोस्त 4 है, आ, ई, उ और री, याद रखें। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो साथी आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है कि द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर। द्विमात्रिक को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनमें लघु के मतलब ह्रस्व की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। कैसे, लघु की अपेक्षा साथी थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर कहा जाता है इनको, एक द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। कुल संख्या साथी कितनी होती है, 7। ऐसे ही पूछ सकता है कि बताइए इनकी मात्रा कितनी होती है, तो आप लोग बता पाएंगे इनकी संख्या साथी कितनी है, बोलेंगे 7। आ, ई, उ, री, आ, ई मतलब बड़ी वाली, उ बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ, तो इनकी संख्या से साथी कितनी होती है, 8, जिनमें ज्यादा समय लगता है। तो आप बोल करके देखिएगा, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, मतलब आप लोग देख पा रहे हैं, आ, ई, उ, री, मतलब वो जल्दी बोले जा रहे हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए इनको क्या बोला गया, द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर। और इसके बाद दीर्घ स्वर्ग, अब यहां पर देखेंगे दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में लघु समय से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, वही चीज है। तो इनकी संख्या आपने देखा कितनी है साथी, 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर अब तीसरा पार्ट आता है। आपने देखा ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, दूसरा द्विमात्रिक या दीर्घ मात्रिक स्वर। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहां पर प्लुत स्वर आता है। प्लुत, प्लुत का मतलब होता है इसमें और भी ज्यादा समय लगेगा, मतलब ह्रस्व से और दीर्घ सभी से ज्यादा, मतलब इनमें तिगुना समय लगने वाला है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है साथी, कितना, 3 गुना अधिक समय लगता है। ऐसे शब्द कहां पर मिलते हैं, आपको संस्कृत में मिलते हैं। ऐसे शब्द कहां पर मिलते हैं साथी, बोलेंगे ऐसे शब्द जो है संस्कृत में मिलते हैं। लघु स्वर से 3 गुना इनमें समय लगता है, जैसे ओम, जैसे नहीं लिखा जाता ओम, मतलब ये वाला ओम समय लग रहा है। जैसे राम, ऐसे राम, इस तरह से ये राम, इस तरह से जब आपको समय लगेगा राम, ओ, तो इस तरह से जो टाइम लग रहा है साथी, तो इसमें तिगुना समय लग रहा है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इनको क्या बोला जाता है साथी, प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत, नोट, व्यंजन की मात्रा जो होता है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है इनमें, और मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है साथी। व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा तो सिर्फ किसमें होती है साथी, स्वरों में होती है, क्योंकि जब मात्रा होगी तभी आप बोल पाएंगे। तो विदाउट जो मात्रा के होते हैं वे व्यंजन होते हैं, और जो स्वर होते हैं वो तो मात्रा होते ही होते हैं। तो इनमें क्या बोला जाता है, स्वर को दोस्त क्या बोलते हैं, बोलेंगे अच, स्वर को क्या बोलते हैं, अच। और हल, हल क्या बोलते हैं, हलंत जो लगी रहती है ना, उसको व्यंजन कहा जाता है। ये अच और हल, ये याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है तो पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथी। अब यहां पर साथी मिलता है आपको क्या, जिह्वा के आधार पर, मतलब आपकी जो टंग है, जो आपकी जीभ है, तो जिह्वा के आधार पर
स्वरों का वर्गीकरण किया जाएगा जिह्वा के आधार पर। अग्रभाग, जीभ की अग्रभाग से वो कौन से स्वर हैं जो बोले जाते हैं? तो अग्रभाग के स्वर कौन कौन से होते हैं जो जीभ की अग्रभाग से उच्चारित होते हैं? मतलब वो टच करेगी कहीं पर मुख के भागों पर। तो ई, ए, अ और ऐ, चार हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये ऐसे चार स्वर हैं जो आप लोग बोल कर देखना, ई, फिर ई, फिर ए और ऐ, दोनों, ये चार वर्ण। तो अग्रभाग से। मध्य भाग से कौन से बोले जाते हैं? बोलेंगे उदासीन होते हैं। मध्य भाग मतलब बीच का भाग, उदासीन होते हैं, है ना। वो जो जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं। मध्य का मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये मतलब न्यूट्रल है, तो मध्य भाग से आ जाएंगे। उनमें क्या है? आ, सिर्फ एक ही स्वर है दोस्त, आ। तो आ एक न्यूट्रल है, मतलब आपको ये लगेगा बीच से आ रहा है ना, ये इसको कहीं टच नहीं होगा, मतलब जिह्वा का आपका कोई भी भाग, जीभ कोई हरकत नहीं करेगी। अब आप आ बोलेंगे तो जीभ की कोई हरकत है नहीं है। जब भी जिह्वा की हरकत होगी मुंह में, तो वह उसी का पार्ट का नाम पड़ जाएगा, उसी स्वर का नाम हो जाएगी, उस जीभ के उस भाग से टच हो रहा है। पश्च भाग से, अब जिह्वा की पश्च भाग जो पिछले का भाग है जिह्वा का, वहां पर टच करेगी, जो पिछले हिस्से को उच्चारित करने में लगेगा। जैसे आ मतलब जीभ को पिछले वाले भाग में प्रेशर हो रहा है। उ, ए, ओ और औ, इनकी संख्या दोस्त 5 होती है। तो याद रखेंगे, 4, 1, 5, 5, 10, 10 तो आपने देख लिया। अब बचा क्या? एक री बचा ना, उसको देख लेते हैं। तो ये अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है बिल्कुल, बहुत ही हिसाब से बिल्कुल याद करते चले जाइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण को हम लोग ऋषि को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि री क्या होता है ना, ये इसको शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? यहां पर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या दोस्त कितनी है? 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 ही है, याद रखेंगे, 11 नहीं। लेकिन लिखित के आधार पर देखा जाएगा, उच्चारण के आधार पर तो हमने बोल दिया, लेकिन लिख सकते हैं। जैसे अब री की बात करेंगे तो री तो व्यंजन में भी आ जाएगा ना। अरे रा को हम री की मात्रा चढ़ाएंगे तो वो भी री आ जाएगा, जो ऋषि वाला है। तो उसमें आप उच्चारण में कोई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आ पाता है। लेकिन इसीलिए इस री को स्वरों में नहीं रखा गया, उच्चारण के आधार पर है स्वर, लेकिन उच्चारण के आधार पर इसको नहीं रखा जाता है। इस प्रकार के उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या साथी कितनी हो जाती है? 10, याद रखेंगे। ऋषि को नहीं रखा गया है, इस बात को याद रखेंगे। रा का पूछ लिया जाता है, रा के भेद क्या होते हैं साथी? तो रा के भेद क्या होते हैं? रा सामान्य रूप से, जैसे होता है राहुल, राकेश, रमेश, ये सामान्य वर्ण है रा। दूसरा रेफ वर्ण में आता है, रेफ में जैसे ऊपर, और ऊपर जो भी रा होगा, किसी भी वर्ण के ऊपर चढ़ा होगा, रेप कहलाता है। और वही रेप हमेशा आधा बन के आएगा, मतलब वो पूरा कभी नहीं होता है। ठीक है, वह पूरा नहीं होता है, इसको आधा ही बोला जाता है। लेकिन रा के जब अगर नीचे रखा जाए, पदों पदेन, मतलब नीचे रा हो, किसी वर्ण के नीचे लगा हो, जैसे जैसे क्रा है, प्रा है, प्रा, मतलब इस तरीके से अगर लिखा जाएगा तो ये पूरा रूप होता है, मतलब इसमें पूरा ही लिखा जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से अगर बात करें तो पूर्ण रूप से रा और री होते हैं, ये पूरे होते हैं। ठीक है, और रा का पदेन रूप हमेशा क्या होता है दोस्त? ये होता है। जैसे पूर्ण दिया गया आपका ट्रक, ट्रक तो नीचे अगर आया तो क्या हो जाएगा? अगर इसकी स्पेलिंग भी बनाओगे ना ऐसे, TRUCK, तो ट्रक, तो ट्रक जैसे ये तो मीनिंग हो गया। तो इसी प्रकार से ये पूरा पूरा करके आएगा, ये आधा नहीं है, टर नहीं है, मतलब समझ रहे हो? ट्रक इस तरह से। जैसे प्रकाश, क्या लिखा आपने? प्रकाश, तो जितना नीचे आएगा ना दोस्त, प्रकाश, तो जो भी नीचे है तो उसमें पूरा वो करके आएगा। ठीक, ये तरीका है। तो ये नीचे वाले पूरे होते हैं और ऊपर लगा होता है वो आधा होता है, इस बात को याद रखिए। रेफ वर्ण पूछ लिया जाता है, पदेन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए। आगे बढ़ेंगे तो मुख खोलने के आधार पर साथी, अब यहां पर मुख को खुलने के आधार पर पूछ लिया जाता है कि बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है। अगर मुख खुलता है कैसे? विव्रत, विव्रत का मतलब साथी क्या होता है? विव्रत मतलब मुख पूरा खुला हुआ। अरे मुख को क्या करेंगे? पूरा खोल देंगे। जैसे कि मुख है आपका ये, ठीक, मुख, तो जहां पर मुख पूरा खुला होगा तो वो साथी क्या हो जाएंगे? मुख जहां पर पूरा खुला होगा तो वो हो जाएंगे क्या? ये लो भाई, मुख पूरा खुलेगा तो वो हो जाएगा विव्रत। अर्थात जब मुख खुल जाए तो उसको विव्रत कहा जाएगा, विव्रत।
ठीक है, विव्रत कहा जाएगा, विव्रत। और ऐसे वर्ण कौन सा है, ऐसा स्वर कौन सा है साथी, बोलेंगे आ है, वो भी बड़ा वाला। अर्ध स्वर कौन सा है साथी, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कौन सा, विव्रत, विव्रत अर्ध स्वर। विव्रत का मतलब खुलेगा लेकिन आधा, आंशिक रूप से खुलेगा, तो मतलब मुख आधा खुलेगा, तो आधा खुलने पर कौन होगा, मुख कैसा खुलेगा साथी, बोलेंगे मुख तो भाई साहब आधा खुलेगा, मतलब इस तरह से कह सकते हैं, थोड़ा सा मुख खुलेगा। अभी जब थोड़ा सा मुख खुलेगा तो ऐसे स्वर होते हैं आ, देख पा रहे हैं, अ, ए, आ, औ, इस तरह से, तो आधा खुलेगा इसमें। और समृत मुख लगभग बंद रहेगा, समव्रत मतलब क्या होगा साथी, इसमें लगभग मुख क्या होगा, बंद रहेगा, मतलब हम मुख को क्या करेंगे, बंद ही रखेंगे, इस तरह से लगभग बंद रहेगा, आप खोल पाएंगे भी थोड़ा सा, लगभग बंद रहेगा। तो इसमें क्या होता है, ई, उ, मतलब थोड़ा सा खुल रहा है, ठीक है। इसके बाद अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत का मतलब मुख आधा बंद, ए और अर्ध समृत, समृत का मतलब बंद है और अर्ध समृत का मतलब आधा बंद, जैसे ए ओ, मतलब इस तरह से ए ओ, थोड़ा सा। तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है साथी, तो आप बता पाएंगे कि नहीं, ये मुख के आधार पर भी होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, आप जो सामने देख पा रहे हैं। विव्रत का मतलब खुला हुआ, वो सिर्फ आ है। अर्ध समृत का मतलब होता है, अर्ध विव्रत का मतलब होता है कि आधा खुला हुआ, ए आई और औ है। इसके बाद समृत का मतलब होता है मुख लगभग बंद रहेगा, ई उ और उ। और इसके बाद अर्ध समृत का मतलब रहेगा आधा बंद, मतलब ए और ओ। इस प्रकार से आप लोग भी समझ पाएंगे साथ ही, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अब देखेंगे जातीय विभाजन, इनका किस तरह से किया गया, सजातीय और विजातीय इस तरह से पूछा जाएगा, तो आप लोग बता पाएंगे, ठीक है साथी। अब देखिए इसमें जातीय विभाजन के आधार पर सजातीय स्वर पूछा जाएगा। सजातीय का मतलब एक ही जाति वाले, एक ही जैसे दिखने वाले, है ना, मतलब एक ही जैसे सजातीय मतलब एक ही जाति वाले, एक ही जैसे दिखने वाले स्वर कौन कौन से होते हैं साथी, बोलेंगे आ को आप देखेंगे तो आ कैसे मिलकर के बना है, छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर के, दोनों को मिलाकर के बड़ा, मतलब एक ही जाति के लग रहे हैं, एक ही जैसे दिख रहे हैं, एक ही सेम दिख रहे हैं। ई कैसे है, ई जब इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया है सेम को, तब ये जाकर के बना है। तो ये क्या होते हैं, बोलेंगे सजातीय होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, सजातीय होते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। विजाति का मतलब होते हैं जो अलग जाति का हो, एक ही जाति के ना हो, अलग अलग हो, तो उन्हें विजातीय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक ऐसे बनता है आ प्लस ई से मिलकर के बनता है, आई कैसे मिलकर बनता है, ए और आ और ए से मिलकर के बनता है, ओ आ और ऊ से मिलकर औ, आ और ओ से मिलकर के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे कि ये क्या है, इन्हें संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है ये मिल करके बने हैं, एक दूसरे से मिलकर के बने हैं, और इस तरह से नहीं, अलग अलग जातियों से मिलकर के बने, तो इन्हें संयुक्त बोला जाता है, और इन्हें ही संधि स्वर भी बोला जाता है, संधि स्वर। तो इस प्रकार से सजाती और विजाती या संयुक्त स्वर भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथी, आगे हम लोग मिलता है क्या कि परंपरागत अतिरिक्त वर्ण कुछ देख लिए जाते हैं, कि जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए चंद्र बिंदु क्या होता है, चंद्र बिंदु आप लोग जानते हैं। जैसे अनुस्वार क्या होता है साथी, अनुस्वार कुछ इस तरह से लगता है, ठीक है। तो चंद्र बिंदु, अनुस्वार, और विसर्ग पूछ लिया जाता है साथी, विसर्ग इस तरह से, ठीक है। तो अब इनको भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, क्या, अनुनासिक, अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है साथी। अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। इनमें नाक से कम, मुख से अधिक हवा निकलती है, नाक से कम निकलेगी और मुख से ज्यादा चंद्र बिंदु होते हैं, ठीक है। तो उच्चारण में यह तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, याद रखेंगे। चंद्र बिंदु का शब्द तद्भव हिंदी शब्दों में आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएगा। उदाहरण जैसे गांव है, चांद है, दांत है, माँ है, पांच है, इस तरह से अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, सिर्फ चांद नहीं, चंद्र बिंदु उसके साथ लगा हुआ है, तो क्या है, वे तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। फिर अनुस्वार क्या होता है साथी, अनुस्वार तो आप लोग इस तरह से लगेगा, अनुस्वार जिनके नाक से ज्यादा मुंह से कम हवा निकलती है, नाक से ज्यादा हवा निकलेगी और मुंह से ज्यादा हवा निकलेगी, प्रायः संस्कृत शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं साथी। जैसे चंद मिल, सिर्फ चंद्र, सिर्फ बिंदु लगा होगा, वहां पर चांद नहीं बना होगा ऊपर, है ना, तो ये अनुस्वार होते हैं। तो अनुस्वार भी आप लोग देख पाएंगे, संस्कृत में इनका प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है, इस तरह से। और यहां पर नोट में दिया गया है साथी कि पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है। किशोरी प्रसाद जो है, उन्होंने बताया है कि जो अनुस्वार है साथी ना, और विसर्ग, अनुस्वार का मतलब आप समझ रहे हैं ये वाला, और विसर्ग का मतलब समझ रहे हैं इस तरह से,
तो अनुस्वार और विसर्ग क्या है, ये स्वर नहीं है, अर्थात इन्हें क्या बताया गया साथी, इन्हें अयोगवाह बताया गया। क्या बताया गया, अयोगवाह, मतलब ये किसी के साथ वहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए अयोगवाह कहा जाता है। उदाहरण में विश्लेषण आप देख पाएंगे, जैसे ठंड, अंश, गंगा तत्व, इस तरह से इनको दिखाया गया है, ठीक है। और विसर्ग, विसर्ग संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद आते हैं, स्वरों के बाद विसर्ग आते हैं, ये इस तरह से विसर्ग, तो विसर्ग तो सभी लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पर विसर्ग लगी होती है तो विसर्ग शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये भी बताया। अब साथी क्या है कि यहां तक ये स्वर रहे, और स्वरों को हमने पूरी तरह से आपको बता दिया है। उम्मीद है क्लास आपको मतलब ये समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में साथियों आपको व्यंजन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी तथ्यों की चर्चा करेंगे। साथ ही अगर क्लास अच्छी लगती है आपको तो क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहे साथियों क्लास कैसी लगती है। और आगे की क्लास में और भी बेहतरीन तरीके से आपको मिलते हैं, जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो अगली क्लास होगी साथी व्यंजन, तो व्यंजन की बात करेंगे, हिंदी को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया जाएगा। बने रहें हमारे साथ साथी, और भी बेहतर कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। हमारी चैनल में जो भी प्लेलिस्ट बनी है वहां पर जाकर के आप सारे वीडियोज को आप देख पाएंगे। हमने बहुत ही तरह समझाने का, अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया हुआ है। थैंक यू साथी, जय हिंद।